बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। सबसे पहले मैं एक वजाहत करनी ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ ना अरबाब सियासत व सहाफ़त से है और ना ही मैं ख़ुद को एकेडमिक्स या दानश्वरों की कैटेगरी में शुमार करता हूँ। उम्र मेरी सिफारतकारी में गुज़री, जिसको आप ब्यूरोक्रेट भी कह सकते हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट जो मुल्क की नुमाइंदगी करता है बाहर की दुनिया में। और जब मैं रिटायर हुआ आज से 20 साल कबल, अपने आबाई शहर वापस लौटा, तो मैंने क्योंकि जब तक मैं सफारतकारी में रहा तो बहुत झूठ बोलता रहा। अपनी ममलकत के लिए, अपनी रियासत के लिए बोलना पड़ता है। सफारतकार होते ही वो हैं जो बाहर जाकर हमेशा झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलकर वापस आकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने इतना गर्दालूद माहौल मेरी सांसों में आना शुरू हुआ। लाहौर मेरा आबाई शहर है, तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे मुल्क के मसाइल तो बाहर का कोई है ही नहीं है। सबके सब मसाइल मुल्क के अंदर के हैं। उस दिन से मैंने 2 कैलकुलेटेड फ़ैसले किए। एक ये था, और वो मेरे 40 साल उस तजर्बे की बुनियाद पर जो मैंने बाहर सफारतकारी के दौरान ऑब्ज़र्व किया था, कि बाहर हर उस मुल्क में जहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं थी, और मुझे अक्सर में ऐसे ममालिक जाना पड़ा, वो लोग हमेशा अपनी ज़ुबान में बात करते थे। हालांकि जब मैं उनके साथ गोल्फ़ खेल रहा होता था या सोशल एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते थे, तो वो मेरे साथ अंग्रेज़ी बोल लेते थे। लेकिन जब वो अपनी रियासत की नुमाइंदगी करते थे तो वो हमेशा अपने साथ एक मुतरजम रखते थे, क्योंकि उनकी ज़ुबान मैं पूरे तरीके से नहीं समझ सकता था। वो मेरी अंग्रेज़ी समझ लेता था, लेकिन ये ज़रूरी होता था कि उसका इंटरप्रेटर हो। तो मैंने फ़ैसला जो किया, पहला फ़ैसला मेरा कैलकुलेटेड फ़ैसला, कि मैं अब अपनी उम्र में वो पुरानी ज़बान अंग्रेज़ी, चाहे मैं जितना भी अबूर हो, क्योंकि मैं हर अपना कॉलम, किताबें सब अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, मगर मैंने कहा मैं बात जब करूँगा अपने दिल की तो अपनी ज़ुबान में बात करूँगा। और दूसरा फ़ैसला, उसका किसी हद तक आज के अभी जो बातें हुई हैं, अयाज़ अमीर साहब ने तो आज बहुत हमारे लिए, कहते हैं ना, दानाई के दरवाज़े खोल दिए हैं। तो उसका ताल्लुक़ उस मसले से है, और वो मेरा फ़ैसला ये था। हालांकि उस वक्त मैं 2004 में वापस आया था। रिटायर होने के बाद 2 साल मैं यूनाइटेड नेशंस में कंसल्टेंसी कर रहा था, क्योंकि उनको मदद दे रहा था उस इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट के प्रोसेस को, जिसको मैंने चेयर किया था एज एम्बेसडर। मगर जब वो मेरी मुद्दत पूरी हो गई थी तो मैंने हुकूमत को कहा था मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में कंसल्टेंसी के तौर पर ये 2 साल इनकी मदद कर दूंगा। और वो पूरी करने के बाद मैं वापस आया और मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मैं कहीं भी कोई नौकरी नहीं करूँगा, पाकिस्तान की या किसी और जगह की। तो इसी हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं ये सोच रहा था कि एक्सटेंशन नहीं लूँगा, तो उसका मतलब तो यही था ना कि मैं अब और नौकरी नहीं करूँगा, मतलब तो यही था कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। तो ऐसी ही बात थी। बल्कि मुझे शौकत अजीज़ ने कहा कि शमशाद साहब आप तो कुछ हमसे मांगते ही नहीं हैं। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जब नौकरी में था एज़ फॉरेन सेक्रेटरी, उस पोजीशन में मैं रिकमेंडेशंस किया करता था। मैंने कभी किसी का केस रेकमेंड नहीं किया कि ये एक्सटेंशन होनी चाहिए। जिसने 60 साल किए, मैं कहता था उसको घर जाना चाहिए, क्योंकि कानून ये है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ही ये है कि अगर आपने रूल ऑफ लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज़ शुरू कर दिए, तो फिर तो कानून नहीं रहेगा, बल्कि हमारा जो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा। बल्कि
2015 या 14 में मैंने एक आर्टिकल इसी बात पर लिखा था कि हमारे सियासतदानों की ख्वाहिश है कि वो फ़ौज को भी चूँकि पुलिस बनाना चाहते हैं, तो वो फ़ौज को इस तरीके से इंड्यूसमेंट देते हैं। उस वक्त तक एक हमारे सरबराह फ़ौज के उनको एक्सटेंशन मिल चुकी थी, तो मैं उसके बारे में ज़िक्र किया था कि ये इस किस्म की रियायतें फ़ौज को देकर ये फ़ौज का निज़ाम ख़राब कर रहे हैं। फ़ौज को ये पुलिस बना देंगे और जो चीफ़ होगा वो एक आईजी की हैसियत इख्तियार कर जाएगा, और यही हुआ, ये होता रहा। ये अब उन लोगों का काम है जो भी इक़्तिदार में होगा वो देखे कि आया कि ये बातें दुरुस्त हैं। जब आपको एक आइन में एक हिदायत दे दी गई है तो उस आइन के मुताबिक होना चाहिए, किसी की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। आप उम्र बढ़ा दीजिए, अगर आप समझते हैं कि किसी की परफॉर्मेंस जो है वो 60 साल के बाद भी हो सकती है, अगरचे मैं नहीं समझता, क्योंकि ख़ास तौर पर 70 साल के बाद तो किसी सफ़ीर को भी सफ़ीर बनाकर भेजना ये बहुत ही गलत फ़ैसला है। हमारे 2 सफ़ीर गए हैं ऐसे, जिस पे मैंने एतराज़ भी किया था, और फिर मुझे ये कहा गया था कि ये हमने नहीं अपॉइंट किए, ये कहीं और से अपॉइंट हुए हैं। तो अब आप सुन लीजिए बातें। बहरहाल आज मैं जब इस तरफ देखता हूँ, और अभी बात हुई थी, जोश से भी बात हुई है, होश से भी बात हुई है, तो मैं समझता हूँ कुछ सच की बातें भी हो जाएं, क्योंकि हमारे मुआशरे में झूठ का बाज़ार इतना खुल गया है कि अब वक्त आ गया है कि सच बोला जाए। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि जिस तसव्वुर के साथ अल्लामा इकबाल ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और ख़ुददार ममलकत का ख्वाब देखा था, या तसव्वुर जो दिया था हमें, क्या आज का पाकिस्तान उसके मुताबिक है? और आया कि क्या कायद-ए-आज़म ने उसी ख्वाब को मुसलमानों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए एक आज़ाद ममलकत के ख्वाब को पूरा करके जो कारनामा दिया था, क्या हमने उस ख्वाब को और कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान छोड़ा था उनके तसव्वुर के मुताबिक उसको रखा? तो जवाब यही है कि हमने, अगर आज कायद-ए-आज़म ज़िंदा होते तो वो मायूस होते, अगर एम्बैरस ना होते, बल्कि मेरी ख्याल में तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस होते। जहाँ तक ये रजीम चेंज के सवाल का था, मैं शुरू दिन से एक मुख्तलफ नज़रिया रखता हूँ, और ये मैंने टेलीविज़न पर अक्सर अपनी बात ये की है, और वो ये है कि साजिश तो होती है, ये दुनिया में बहुत आम है, और बिलखसूस जब बड़ी ताकतें शामिल हो जाएं तो साजिश होती है, मगर वो बड़ी ताकतें साजिश नहीं करती। ये प्लीज़ ज़रा इसको समझने की कोशिश करें कि अमेरिका पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हमेशा से हमारी मामलात में बिलखसूस सियासी मामलात में मुदाखलत करता रहा है। वो उसका प्रेरोगेटिव था, क्योंकि हमने पहले दिन से अपने आप को अमेरिका के रहमो करम पर छोड़ दिया था। हमारे हालात ऐसे थे, हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क वजूद में आया था जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं थी। हम एक सायमीज़ ट्विंस की तरह एक ऐसे जुड़वां 2 धड़ थे जो मुकम्मल तौर पर फिज़िकली अलग थे, सिवाय अ लिटिल बिट ऑफ हार्ट एंड माइंड कनेक्शन के। वो थोड़ा सा हार्ट, दिल और दिमाग का कनेक्शन था, और वो इतना कमज़ोर था कि इट कुड नॉट विदस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ फिज़िकल सेपरेटनेस। नतीजा वो निकला कि हिंदुस्तान ने फ़ायदा उठाया और हमें ब्रूटली, जिसको कहते हैं, काट के रख दिया। और जो मुल्क हमसे अलग हुआ, जो धड़, ये अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, वो असल पाकिस्तान था। ये असल पाकिस्तान नहीं है जिसमें हम आज रह रहे हैं। सुन लीजिए, इस पाकिस्तान में आज़ादी से पहले पाकिस्तान के हिमायती बहुत कम थे, बल्कि पंजाब और सिंध के जो वडेरे लोग थे वो तो अंग्रेज़ों को कहते थे कि पाकिस्तान मत बनाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें तुमसे बेहतर और कोई हुक्मरान नहीं मिलेगा। तो कभी नहीं। बाकी जो 2 सूबे थे वहाँ अंग्रेज़ बाकायदा मिलिट्री कैंपेन्स लड़ रहे थे
फौजी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने जबकि हिंदुस्तान के बकिया तमाम सूबों में और रियासतों में एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया था, जहां लोगों को वोट दे के मुकामी कौंसलें बनती थी और एक कांग्रेस पार्टी तश्कील में आ गई थी, तो वो बाकायदा एक सियासत का उनको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिल रहा था। हमारे इन चारों सूबों को जो मौजूदा हैं, कतई भी कोई भी सियासी एक्सपोजर नहीं नसीब हुआ था। और जो अलग हुआ वो पाकिस्तान की बुनियाद वहाँ रखी गई थी। मुस्लिम लीग वहाँ वजूद में आई 1906 में ढाका में। वो वफद जो था जिसको शिमला डेपुटेशन कहते हैं, जो 1906 में अक्टूबर 1 1906 में लॉर्ड मिंटो को मिलकर जिसने ये मुतालबा किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट दिया जाए ताकि हम मिनॉरिटी के तौर पर नहीं, हम एक कौमियत के तौर पर हमारा एक अलग तशख़्ख़ुस कबूल हो जाए, और वो मान लिया गया। तो असल जो पाकिस्तान था वजूद में आया, वो जो असल स्ट्रगल थी वो वहाँ आई थी। सिर्फ हमने अपनी गलतियों से, अब मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा कि हमने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या किया, क्यों अलग हुए, सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो एक सियासी क्राइसिस था, क्योंकि एक बाकायदा बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ था, उसके वर्डिक्ट को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट किसने किया कि जो मेजॉरिटी अक्सरियत वाली पार्टी, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया, और फ़ौज और भुट्टो ने मिलकर एक ऐसा स्टैंड ले लिया जिसके बाद ज़ाहिर है जो होना था वो एक अलमिया पाकिस्तान का पैदा हो गया। तो इस किस्म के अलमिये होते रहे हैं। बाकी बाहर से तो मुदाखलत होती है, क्योंकि हमने रूस को शुरू में ही नाराज़ कर दिया था। ऐसे, अब ये तारीख़ी वाक़या है, आप लोगों को शायद ना पता हो कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी जितनी भी सिविल मिलिट्री कनेक्शंस वाली इंपीरियल कनेक्शंस वाली जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, उन सब की जो तवज्जो थी और ज़हनी क़ुर्बतें थी वो अमेरिका के साथ थी। वो मगरब को अपना आका समझते थे आज़ादी से पहले भी। तो उन्होंने जब ये ज़ोर तवक्को रखी कि अमेरिका अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को दावत देगा, वो तवक्को पूरी नहीं हुई और प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने लियाकत अली को दावतनामा नहीं दिया। बल्कि ये हुआ कि ट्रूमैन की तो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान बने ही ना, अमेरिका की शुरू में ये ख्वाहिश थी। और अंग्रेज़ों को कहा, चर्चिल को कहा गया कि तुम ये क्यों बांट रहे हो, हमें इंडिया इकट्ठा छोड़ के जाना चाहिए क्योंकि हमें लड़ने में आसानी रहेगी सोवियत एम्पायर के साथ। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं, हम तो बस तंग आ गए, जाना है, तो वो अलग हो गया। लेकिन असल चीज़ यही है कि जब पाकिस्तान फिर बना तो ट्रूमैन ने पाकिस्तान को वो तवज्जो नहीं दी जो नेहरू को दे रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि नेहरू के साथ, नेहरू की सारी तवज्जो रूस की तरफ थी। तो एक अजीब डायलेमा था हर तरफ। तो हम अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहते थे, अमेरिका नेहरू के साथ करना चाहता था, नेहरू रूस के साथ करना चाहता था। तो उस सूरत में फिर हमारे सफारतकारों ने काम दिखाया कि ईरान में राजा गजनफर अली ख़ान उस वक्त वहाँ सफ़ीर थे। तो लियाकत अली ख़ान ट्रांजिट कर रहे थे लंदन। वहाँ रात को खाने पर इत्तेफाक से जो एक मेहमान था वो सोवियत यूनियन का सफ़ीर था और वो था आज़री, मुसलमान था। तो वहाँ खुलकर जब बात हुई तो राजा साहब ने कहा कि यार तुम सोवियत यूनियन से हमारे प्राइम मिनिस्टर को दावतनामा दिलाओ, हम विज़िट करना चाहते हैं। उसने कहा मैं 1 हफ़्ते में दावतनामा दे देता हूँ। ये सब चीज़ें आपको उस साजिश के कॉन्टेक्स्ट में मैं समझा रहा हूँ। तो वो दावतनामा आ गया, लेकिन हम जिस वक्त हमने वो दावतनामा लहराया कि हमें रूस ने ये दावतनामा दे दिया है, अगले दिन ट्रूमैन ने भी दावतनामा दे दिया और हमने रूस का दावतनामा एक तरफ रखा और अमेरिका चले गए। नेहरू हमसे पहले 2 हफ्ते गुजार आया था, नेहरू के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर 2 हफ्ते गुजारता है और वहाँ अच्छी बातचीत हुई, 2 हफ्ते अच्छे गुजरे और जितनी थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत थी $2-4 मिलियन मिल गए होंगे। लेकिन असल चीज़ मसला पैदा हुआ जब ट्रूमैन ने यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर हमें आपकी फ़ौज की ज़रूरत है कोरिया में, एक दस्ता भेजें। लियाकत ने कहा कि नहीं, मेरे कायद का तो विज़न ये है कि
पीस विद ऑल एनमिटी विद नन, हमने तो किसी से जंग नहीं लड़नी। तो उस पर अमेरिका नाराज़ हो गया। लियाकत अली वापस आता है और लियाकत अली के फिर हमारे सफारतकार ने कहा जी अब चीन चलते हैं, रूस चलते हैं। तो 2 हफ्ते पहले रूस जाने से लियाकत अली ख़त्म हो जाता है। तो ये मत समझिए कि साजिश अमेरिका करता है। अमेरिका का जो नाराज़गी है वो हम लोग देखते हैं यहाँ, हमारी कौम है, हम अंदर से साजिश करने वाले हम खुद हैं और ये हमारा वतीरा है, हमारी सकाफ़त है। मैं इसकी मिसाल आपको और देता हूँ। जब रंजीत सिंह इस यहाँ फिरता था घोड़े पर, एक सिख सरकर्दा लीडर के तौर पर, यंग लड़का 13-14 साल का, तो हमारे लोगों ने, अंदरून शहर के लोगों ने, उस वक्त अफ़गान रूलर होता था, मुग़ल नहीं था, अफ़गान रूलर था लाहौर का, तो उसको रंजीत सिंह को बोला तुम रात को आओ कब्ज़ा कर लो, हम ये लाहौर शहर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देंगे। कहता ठीक है। वो दरवाजे खुले हुए, रंजीत सिंह ने लाहौर काबू किया, लाहौर के बाद उसने पंजाब पूरा काबू किया और एम्पायर बना ली, एम्परर बन गया रंजीत सिंह सिखों का। तो यहाँ एक मुग़लों के होते होते एक नई एम्पायर बनी। तो कैसे बनी? साजिश करने वालों ने दरवाज़ा अंदर से खोला था। तो हम बहुत माहिर हैं। अभी भी ये जो वाक़या हुआ है, सिर्फ अमेरिका ने हमारे सफ़ीर असद मजीद को बुलाकर ये कहा कि हमें तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसियाँ पसंद नहीं हैं। उसको कैसे पसंद होंगी? तो हमें पता चला है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है और अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा तो ये होगा, अगर ना हुआ तो ये होगा। ये अगर साजिश करनी होती तो कोई साजिश करने वाला अपनी नीयत इस तरह वाजे करके नहीं बताता। साजिश अंदर से हुई है। अब मैं उसकी वो तो अब आप देख लीजिए। ये मैं अलबत्ता आपको कह सकता हूँ, एक तजवीज़ दी गई है कमीशन बनाएं। ये मैंने एक दिन लाइव टेलीविज़न में कहा था कि खुदा के लिए कमीशनों का खेड़ा छड़ दो। कमीशन हमारे यहाँ आज तक भी कुछ नहीं नतीजा निकलता। कोई भी कमीशन ले लीजिए, चाहे वो हमूदुर रहमान है या शफीकुर रहमान है या रहमान मलिक का कमीशन है या किसी का भी समझ लीजिए, किसी कमीशन की रिपोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। या वो आर्काइव्स का हिस्सा बन जाती है या फिर रद्दी की टोकरी में चली जाती है। तो आप अपना भी वक्त ज़ाया करिए, छोड़ दीजिए। इसकी बजाय एक अप्रोच नई बनाइए। वो ये है कि अलामतों के पीछे भागना बंद कर दें। अलामतें क्या हैं? अलामतें ये हैं कि जी अदालतें इंसाफ नहीं कर रही हैं। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अदालतें इंसाफ नहीं कर रही हैं, पार्लियामेंट कानून साजी नहीं, ये मसले नहीं हैं, ये अलामतें हैं हमारे मसलों की। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं कर रही है, वकील अपना काम नहीं कर रहा है, जज अपना फैसला नहीं दे रहा है, इंसाफ नहीं कर रहा है, यूनिवर्सिटियाँ ठीक नहीं पढ़ा रही, हस्पताल ख़राब हैं। ये सब अलामतें हैं एक बड़ी बीमारी की। आपका फोकस होना चाहिए वो बीमारी, और वो बीमारी है कि रूल ऑफ लॉ बेस्ड गवर्नेंस इस मुल्क को दरकार है। वो एक दफ़ा हो जाएगी तो आपके लोगों, ऑलरेडी जब से ये पिछले 3-3.5 साल आए हैं, मैंने देखा है कि जहनीत में तब्दीली आनी शुरू हो गई है। और जो कोई समझता है कि 2 सालों में या 3 सालों में या 2 हफ्तों में कोई तब्दीली आ जाएगी, वो बेवकूफ़ हैं। उनको ये नहीं पता कि हालिया सदी में दूसरी जंग अज़ीम के बाद जितनी बड़ी तब्दीलियाँ जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, उसमें चाइना है, जापान है, कोरिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और हाल ही में रुवांडा जैसा मुल्क जहाँ एक मैसिव मैसेकर हुआ, वहाँ एक बड़ा दुबला पतला सा मिलिट्री जनरल आया पॉल किगामे, उसने 15 साल में उस मुल्क का नक्शा बदल दिया। वो जो इतने ट्राइबल वॉरफेयर वो ख़त्म हो गई, नेशनल हारमनी आ गई और वो इकोनॉमिक तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है, क्योंकि उसके पास इक़्तिदार है मजबूत, उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं। तो मैं शुरू से ये कहता हूँ कि हमारे लिए ये जो पार्लियामेंट का अपना स्टंट खेला हुआ है ना इस वक्त, सर्कस जो, ये ख़त्म होना चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सिर्फ करप्शन जहाँ असल पैदा हुआ था ये बरतानिया, वहाँ भी फेल हो गया है। अमेरिका में भी ये सिस्टम फेल हो रहे हैं। हमें वो अपना सिस्टम अपनाना है जो हमारे मिजाज के मुताबिक होगा। हम हैं खलीफाओं की कौम, लेकिन
उस दौर से हमें अब बाहर निकलना होगा। एक जदीद मुआशरा जो कायदे आज़म ने सोचा था, प्रोग्रेसिव मुआशरा, जिसकी बात अभी अयाज अमीर ने भी की है कि हमें उन लेवल्स पे सोचना हो, तब्दीली लाना, क्योंकि आपके सबसे बड़े जो पसमानदगी की वजह है ये वो तबका है ऑब्सक्योरेंटिज्म वाला जिसने आपकी मस्जिद की इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया हुआ है। पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मस्जिद को आप एक रिस्पेक्टेबल प्रेमिसेस बनाएं, हर गांव का, हर शहर का, हर मोहल्ले का। तो ये मैंने चंद प्रायोरिटीज़ आपको बताई हैं, बाकी तो सब पता है। तालीम होनी चाहिए, अस्पतालों अच्छा होना चाहिए, और गवर्नेंस के तरीके, गवर्नेंस का वही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।